हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस मिथुरेन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, रैपिड फायर विश्व भूगोल के एक नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज एक नई क्लास में आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए, आज हम देखेंगे विश्व के प्रमुख नगर और भौगोलिक उपनाम से हम शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ अपवाह तंत्र और भूगर्भिक इतिहास और शैलतंत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि PYQ हैं, जितने भी आयोग के PYQ सवाल पूछे गए हैं सबको यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ रैपिड फायर माध्यम से। तो आप लोग यहाँ से हमारी इस क्लास से बनिए और जितने भी आपके PYQ हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखेंगे कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पे है। तो ये भारत में है। जी हाँ, विश्व की ऊंचाई पर सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ, भारत में है। अगला देखेंगे झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है इटली में। जी हाँ, पीसा के मीनार जो इटली में स्थित है। सूर्योदय का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो ये जापान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसे ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। तो ये केंटकी है। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसे ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, ये कौन सा है। तो केंटकी है। वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो क्यूबा है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह नगर जिसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ओसाका है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है, तो इस्तांबुल है। यह पश्चिम का द्वार किसे कहा जाता है, टर्की का, इस्तांबुल को कहा जाता है। राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है। तो ये मिस्र में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम भूगर्भिक इतिहास और शैलतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, ओरिजिन ऑफ अर्थ की। तो भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जी टेलर ने किया था। वहीं देखें तो पृथ्वी की वायु निर्धारित करने में विधि का प्रयोग करने वाले पहले किस विधि से प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम डेटिंग विधि। जी हाँ, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास की बात करें तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ की बात करें तो महाद्वीपों से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो उत्तरी अमेरिका में डायनासोर थे, मेसोजोइक सरीसृप। जी हाँ, डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप से संबंधित थे। अगला देखेंगे पृथ्वी की संरचना की बात करेंगे तो भूकटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन होता है। चट्टान और शैल तत्व की बात करेंगे तो भारत में लोयस किस क्रम शैलों में पाया जाता है, धारवाड़ क्रम में। और कायांतरित चट्टानों में मेटामॉर्फिक चट्टान संबंधित है मैंगनीज से, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे पर्वत में पठार की बात करेंगे। वह पर्वत श्रृंखलाएँ जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं। तो जो वह शहर जो खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है, तो पेशावर है। इसे आप लोग याद रखेंगे। सही सुमेलित की बात करें किलिमंजारो तंजानिया में, टुबकल मोरक्को में, स्टैनली युगांडा में, हागर अल्जीरिया में। इसे आप लोग याद रखेंगे। किलिमंजारो तंजानिया, टुबकल मोरक्को, स्टैनली युगांडा, हागर अल्जीरिया में। इस तरह आप लोग याद रखेंगे। माउंट टिटलिस अवस्थित है स्विट्जरलैंड में। जी हाँ, माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। एपेनाइन पर्वत कहाँ अवस्थित है, तो इटली में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत पेरिनीज पर्वत है। जी हाँ, पेरिनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में है। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर है ये ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, इसे आप लोग याद रखेंगे। रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण अरावली पर्वत है। जी हाँ, रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो हमारा अरावली है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ अवस्थित है, तो जर्मनी में अवस्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। जी हाँ, राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत है, तो ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। श्वेत पर्वत स्थित है यूएसए में। जी हाँ, श्वेत पर्वत कहाँ स्थित है, यूएसए में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नोबियो का अगला देखेंगे यहाँ पर मरुस्थल पठार की बात करेंगे तो नोबियो कांतो मैदान कहाँ स्थित है, तो जापान में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम मरुस्थल हैं कुछ एक तरफ अवस्थिति है उनके बारे में देखेंगे। तो एक तरफ मरुस्थल है, एक तरफ अवस्थिति है। तो सिम्पसन मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में, कारापुर मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में, सिचुरा मरुस्थल पेरू में, नेगेव मरुस्थल जो है इजराइल में। तो ये मरुस्थल हैं कुछ आप याद रखिए, यहाँ से भी हमारे एग्जाम में 100% सवाल बनते ही बनते हैं। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पर काराकोरम मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कालाहारी है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की बात करें तो पेटागोनियन जो मरुस्थल है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होते हैं। संसार के सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार होता है, थार है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, इसे अभी आप लोग याद रखिएगा। कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो बोत्सवाना और नामीबिया है। जी हाँ, कालाहारी मरुस्थल जो हमारा बोत्सवाना और नामीबिया में स्थित है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी इसलिए होती हैं क्योंकि पानी की तलाश में जड़ें लंबी होती चली जाती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे संसार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल की बात करें तो थार है। दष्टयेलुट
जो है दश्त लुट और दश्त कबीर जो है ये दोनों मरुस्थल हमारे ईरान में स्थित है। संसार का सबसे देश जिसमें संरक्षित भूमि पर सर्वोत्तम तट है तो भारत है। तकला मरुस्थल जो है चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल हमारा मंगोलिया में स्थित है। सभी आप लोग याद रखेंगे। अब हम ज्वालामुखी भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे। तो ज्वालामुखी के बारे में देखेंगे कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ज्वालामुखी किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। जी हाँ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। अब हम चले देखेंगे एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत है, एक तरफ देश है। तो माउंट रेनियर ज्वालामुखी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। माउंट एटना जो है हमारे इटली से संबंधित है। माउंट पेरिकुटिन जो है मैक्सिको से संबंधित है। माउंट एपो जो है फिलीपींस से संबंधित है। तो इस तरह आप लोग इसे याद रख सकते हैं। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो ओजस डेल सलाडो। जी हाँ, ओजस डेल सलाडो जो है ये हमारा विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में ज्वालामुखी द्वीप की बात करें तो बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भारत का है ये। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो किलायू है। जी हाँ, किलायू जो हवाई द्वीप में स्थित है ये हमारा जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्रियाशील ज्वालामुखी की बात करें तो एटना और वेसुवियस जो है क्रियाशील ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फुजीटा स्केल। जी हाँ, टॉर्नेडो की तीव्रता, टॉर्नेडो एक तूफान होता है जिसकी तीव्रता के मापन हेतु कौन सा स्केल लाया जाता है? तो फुजीटा स्केल इसे लाया जाता है। मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप में स्थित है। जी हाँ, मोनोलोवा भी एक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ज्वालामुखी उद्गारों में सर्वाधिक विस्फोटक कौन है? वल्केनियन है। जी हाँ, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम भूकंप की बात करेंगे तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पे होता है। इसे भी इतना ही आपको याद रखना है। तो अब हम देखेंगे चलेंगे अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र नदियों के किनारे स्थित नगर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अफवाह तंत्र में देखेंगे मेकांग नदी का उद्गम जो है तिब्बत के पठार से किया गया है। जी हाँ, मेकांग नदी का उद्गम कहाँ से है? तिब्बत के पठार से है। वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस काटती है तो ये लिम्पोपो नदी है। जी हाँ, मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। वह शहर जो यांगत्से चांगजियांग नदी पर स्थित है तो ये वुहान और नानजिंग है, चीन की नदी है ये। इसे आप लोग याद रखेंगे। पाकिस्तान में सिंधु नदी क्षेत्र से होकर बहती है सुलेमान और किरथन पर्वत श्रेणियों के पूर्व से। सिंधु नदी जो है सुलेमान और किरथन पर्वत श्रेणियों के पूर्व से होकर बहती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है रियो ग्रांडे। यहाँ अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी की बात करें तो राइन नदी है। इसे आप लोग याद रखेंगे। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी कौन सी है? राइन नदी। भारत पाक बकलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर स्थित है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी में पूछा गया है। एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगत्से है जो चीन में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी के नाम से जाना जाता है किसे? पद्मा को। जी हाँ, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है तो सालबिन नदी है जो कि 2815 किलोमीटर है, म्यांमार में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। महाबेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। जी हाँ, महाबेली गंगा एक नदी है कहाँ की? श्रीलंका की। इसे आप लोग याद रखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है, 6695 किलोमीटर की लंबाई है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। अब नदियों के किनारे स्थित नगर की बात कर लेंगे। वह शहर जो दजला टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है जिसमें मोसुल, सामरा, बगदाद, दजला ये 3 शहर हैं जो हमारे दजला टाइग्रिस नदी के किनारे पर स्थित हैं। अब हम देखेंगे एक तरफ नगर है, एक तरफ नदियाँ हैं। तो पेरिस नदी के किनारे पेरिस शहर के किनारे हमारा सेन नदी है। किसानसा के जहरो कांगो है। बैंकॉक नदी के किनारे चाओ फ्राया नदी। एसेंसियन शहर के किनारे हमारा पराग्वे नदी पड़ता है। तो इस तरह आप लोग इसे याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया। अब फिर हम देखेंगे एक तरफ नदी है, एक तरफ शहर दिए गए हैं। तो देखते हैं कि सत अल अरब नदी के किनारे हमारा बसरा शहर है। पराग्वे नदी के किनारे एसेंसियन है। नाइजर नदी के किनारे नियामी है और डेन्यूब नदी के किनारे हमारा वियना स्थित है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से एग्जाम में 100% सवाल पूछे जाते हैं। फिर से हम देखेंगे एक तरफ हमारे नगर दिए गए, एक तरफ नदियाँ दी गई हैं। तो बॉन जो है राइन नदी किनारे, काहिरा जो है नील नदी के किनारे, न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे, वियना जो है डेन्यूब नदी के किनारे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं। अगला देखेंगे डेन्यूब नदी के तट पर स्थित शहर है वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है खार्तूम। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाते हैं मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। अगला देखेंगे यहाँ पर खार्तूम जो है हमारा नील नदी किनारे, ब्राज़ीले जो है जहरे कांगो की नदी किनारे, रॉटरडम जो है न्यूमाउस राइन की सहाय नदी और पेरिस जो है सी नदी के किनारे स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे।
अब हम यहाँ महासागर और सागर की बात करेंगे तो एक तरफ सुमेलित करना है, एक तरफ महासागर है, एक तरफ अधिकतम गहरा बिंदु है। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त है जो कि सबसे गहरा है। आर्कटिक महासागर का मोलाय गर्त है। हिंद महासागर का सुंडा गर्त है और अटलांटिक का प्लूटो रिको गर्त है जो कि सबसे गहरे इसके बिंदु हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से कई बार हमारे एग्जाम में सवाल पूछा गया था। यूपीपीसीएस प्री 2022 में सवाल पूछा भी गया है। अगला देखेंगे यहाँ पर महासागरीय धाराओं में एक हिंद महासागर से संबंधित है और लिहाज जलधारा ये जो है हिंद महासागर से संबंधित है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है एल नीनो जलधारा। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे कौन सी धारा प्रवाहित होती है? एल नीनो जलधारा प्रवाहित होती है। वही रिंग ऑफ फायर संबंधित है भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर से। इसे आप लोग याद रखेंगे। बरमूडा ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। जी हाँ, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उच्चतम लवणता पाई जाती है वान झील टर्की में। जी हाँ, सबसे ज़्यादा लवणता जो है वान झील में पाई जाती है जो तुर्की में स्थित है। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। सबसे गहरा सागर की बात करें तो दक्षिण चीन सागर। जी हाँ, दक्षिण चीन सागर जो है सबसे गहरा सागर है। इसे आप लोग याद रखेंगे। सागर की बात करें फिलीपींस और वियतनाम के बीच स्थित है दक्षिण चीन सागर। वह सागर जिसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है तो बाल्टिक सागर है। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का। इसे आप लोग याद रखेंगे। वह देश जो अरल के किनारे स्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सागरीय जल लवणता में अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड का। इसे आप लोग याद रखेंगे। बृहद उत्सुन बेसिन ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। सार्गेसो समुद्र की विशेषता है विशेष समुद्री वनस्पति। से आप लोग याद रखेंगे। वह सागर जिसमें तटरेखा नहीं है तो सार्गेसो सागर है। ये इटली, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है टेरेनियन सागर। 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर की बात करें तो भूमध्य सागर है। इसे आप लोग याद रखेंगे। पूर्वी मलेशिया को पश्चिम मलेशिया से अलग करता है दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है ग्रैंड बैंक। विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा पाया जाता है उत्तरी सागर में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर महासागरीय जलधाराओं की बात करेंगे। उसके बाद आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। फिर हम अगले क्लास में जलसंधीय महासागरीय गर्त के बारे में पढ़ेंगे। महासागरीय ठंडी धाराओं में ठंडी धारा है क्यूराइल की जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा की बात करें तो ब्राज़ील जलधारा जो है गर्म जलधारा है। ठंडी जलधाराओं की बात करें तो हम्बोल्ट जलधारा, ओएसियो और कनारी ये सब हमारी ठंडी जलधाराएँ हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा की बात करें तो बेंगुला में ठंडी जलधारा जो दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है। एक ठंडी जलधारा और की बात करें तो हम्बोल्ट जलधारा में ठंडी जलधारा है। ग्रैंड बैंक जो है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। कैलिफोर्निया धारा और लेब्राडोर धारा जो है ये भी ठंडी जलधाराएँ हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने कुछ जलधाराओं के बारे में देखा। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे। अगले क्लास में हम जलसंधियाँ और खाड़ी द्वीप समूह आदि के बारे में चर्चा करेंगे। झीलों और जलप्रपात के बारे में भी देखेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।